अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने स्ट्रेट को यूज़ करते हुए काउंटर ऐप बनाई थी, ठीक है। आज हमें क्या करना है, बेसिकली दो चीज़ें हमें स्टडी करनी है। सबसे पहला कि भाई प्रॉप्स क्या होते हैं ये, और इनका क्या यूज़ होता है, क्या अहमियत है इनकी रिएक्ट के अंदर, और किस तरीके से सारे काम होते हैं। दूसरा कंडीशनल रेंडरिंग क्या होती है, और आपको एक टाइम मिला तो एक डिज़ाइन बना के भी मैं दिखाऊंगा। सही है। सबसे पहले तो भाई ये समझते हैं कि प्रॉप्स क्या होते हैं, ठीक है। देखें, आप मुझे बताएं हैं हुक्स। अभी देखें हुक्स जो है ना, वो हमने स्टार्ट किए थे। सबसे पहला हुक हमने पढ़ा यूज स्टेट। अब ये ना हुक्स आते रहेंगे बीच में टॉपिक वाइज। जैसे ये अभी यूज स्टेट का टॉपिक तो यूज स्टेट पढ़ा दिया। अब जैसे जैसे आगे जाएंगे तो आपके पास जो समझ लें यूज से स्टार्ट हो रहे हैं वो आपका हुक है, ठीक है। अब हुक्स हम थ्रू आउट द एंड रिएक्ट तक पढ़ते रहेंगे बीच में, जो जो टॉपिक के हिसाब से आ जाएंगे। सारे एक साथ नहीं पढ़ा सकता मैं आपको, और वो समझ में भी नहीं आएंगे, क्योंकि हर चीज़ एक टॉपिक के साथ यानी कि कनेक्टेड है ना। अब मैं डायरेक्ट लेकर यूज स्टेट का यूज इफेक्ट पढ़ा दूंगा, आपके सर पे तो चलेगा वो, क्यों? क्योंकि उसके लिए पहले यूज स्टेट आपको आना चाहिए। तो इसी तरीके से चेन बनेगी, उसके हिसाब से हम चलेंगे। सही है। आज हमारा टॉपिक है प्रॉप्स। प्रॉप्स क्या होते हैं भाई? जैसे कि जावा स्क्रिप्ट में आपने फंक्शंस पढ़े, फंक्शंस के अंदर हम यूज़ करते थे पैरामीटर आर्गुमेंट। भाई क्यों यूज़ करते थे, क्या फ़ायदा उसका? जावा स्क्रिप्ट पढ़ चुके हैं आप लोग सारे, कुछ तो याद होगा। सही है। और सही है। किसी भी चीज मतलब कोई भी कोड मल्टीपल टाइम यूज कर मतलब मल्टीपल टाइम एक ही फंक्शन को। मैं उसका पूछ रहा हूँ, पैरामीटर आर्गुमेंट्स पूछ रहा हूँ जी मौलाना साहब। अभी छोड़ दो तुम, बयान नहीं करना आ रहा। क्वेश्चन ये है कि फंक्शंस के अंदर हम पैरामीटर आर्गुमेंट क्यों यूज़ करते थे जावास्क्रिप्ट में? ये पता है फंक्शन में पैरामीटर आर्गुमेंट यूज़ होता है? देखिए, अगर मैं ये सिंपल कहूँ, हाँ सही है, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि अगर फंक्शन के बाहर कोई चीज़ पड़ी हुई है, अगर मैं उसको फंक्शन के अंदर एक्सेस करना चाह रहा हूँ, अगर फंक्शन से बाहर कोई चीज़ पड़ी हुई है, कोई चीज़ से बड़ा तो कोई वेरिएबल भी हो सकता है, वो कोई फंक्शन भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, फंक्शन के बाहर कुछ भी पड़ा हुआ है, अगर मैं उसको फंक्शन के अंदर एक्सेस करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो उसके लिए हम पैरामीटर आर्गुमेंट यूज़ करते हैं। तो ये सही होगा नहीं होगा? ऐसे ही होता है भाई। आप बाहर कोई चीज़ रखी हुई है, आप उसको भिजवाते हो आर्गुमेंट में, अब जब आर्गुमेंट भिजवाते हो तो कहाँ रिसीव होती है? पैरामीटर में रिसीव होती है, आप उसको अंदर यूज़ कर लेते हो। ऐसी है। सेम जो काम जावा स्क्रिप्ट में फंक्शंस के अंदर वो करते थे, पैरामीटर आर्गुमेंट करते हैं। आपको पता है फंक्शंस को रिएक्ट में क्या बोलते हैं? कॉम्पोनेंट्स। प्रॉप कहाँ से बोलते हैं भाई? कॉम्पोनेंट्स। तो जो काम जावा स्क्रिप्ट में फंक्शंस के अंदर पैरामीटर आर्गुमेंट करते थे, वो काम यहाँ पे कॉम्पोनेंट्स के अंदर प्रॉप्स करते हैं। हाँ हाँ, तो वर्बली बता रहा हूँ, मैं करके दिखाऊंगा ये चीज़ आपको। पैरामीटर आर्गुमेंट्स की एग्जांपल दे दूं? अच्छा भाई, कोड पे आ जाता है उसके लिए। फिर हम डाइजेस्ट इसलिए नहीं हुआ है कि आपने डाइजेस्ट करने की कभी कोशिश करी ही नहीं है भाई। प्रैक्टिस आप लोग कर नहीं रहे, कुछ भी पूछो तो आप लोग बस हूँ हाँ पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधे जवाब दे रहे होते हैं। भाई प्रैक्टिस कर लो, अल्लाह के वास्ते प्रैक्टिस कर लो। अपना नुकसान करोगे, वरना पूरा ऐसे एक वक्त आएगा पूरा कोर्स एंड हो जाएगा। वो रिकॉर्डिंग जिंदगी भर पड़ी रहेंगी, मैं बता रहा हूँ, वो देखी नहीं जाएंगी। अगर अभी नहीं देखी, ये रहा कि भाई बाद में देख लूंगा। डिसलाइक कर रहे हो तुम लोग, बस देख वेख रहे नहीं हो। डिसलाइक कौन कर रहा है? भाई डिसलाइक करो, कुछ भी करो, रिकॉर्डिंग देख लो बस, भले डिसलाइक कर दो। ये आपको तो नहीं पढ़ा था? अरे सैटरडे संडे वाला बैच है तो, हाँ ये वाला। अच्छा आपका ये वाला है, सॉरी। भाई ये टूर वूअर जब
जॉब कर लगेगी ना, पैसे आएंगे, टूर वूर आप अरे हो गया, पाकिस्तान से सब बाहर के खत्म। टूर मारोगे फिर। अरे सब खत्म हो गया तो एक दफा गया हूँ। अभी जो है ना ये टाइम इन सब चीज़ों का नहीं है भाई। जब यहाँ से तुमने सारी पढ़नी नहीं करी थी, कभी इस बैच में चले जाओ, बैच में चले जाओ। ये टाइम इन सब चीज़ों का नहीं है अभी। npm राइट। इंस्टॉल। हाँ मेरा सर ये अरे भाई क्या हो गया? सारा गलत फाइल में रहा था। एक बनाई नहीं जरा मतलब मैंने गलत फाइल में लग रहा है काम कर दिया। अच्छा जी, npm इंस्टॉल। ठीक है, npm run dev। सर ये क्या कर रहा है इसको लाइव वाइव करें सर, ये कोड शो ही नहीं होता, ये कुछ मतलब कि डिस्प्ले नहीं करवाता इसको किए वगैरह। लास्ट टाइम ने ये बनाया था, सही है। अब आज जो टॉपिक है भाई, इसको मैं एक नया कंपोनेंट बनाऊंगा। सबसे पहले आपको पहले थोड़ा सा याददाश्त आपकी मुझे पता है कमज़ोर है, तो थोड़ा सा एक रिवाइज़ कर लेते हैं कि भाई ये पहले फंक्शंस में क्या होता था। ये वैसे जावास्क्रिप्ट की चीज़ें मुझे बिल्कुल रिवाइज़ नहीं करवानी थी, बस करवा रहा हूँ वो फर्स्ट और लास्ट टाइम बस। नहीं ये फर्स्ट और लास्ट टाइम है बस। अच्छा जी, मैं एक फ़ाइल बना रहा हूँ props.jsx के नाम से, ठीक है, सही है। अच्छा जी, अब थोड़ा सा ज़रा एडवांस काम करते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे भाई? बस ना सही तो है, इतना बड़ा दिख नहीं रहा क्या भाई? इतनी तुमने जे क्यों रखा हुआ है? आगे थोड़ी सी चेयर आगे करो अपनी। पीछे वाला नजर नहीं आता। बस सही है, आई थिंक हाँ सही है, बस सही है। भाई इस पे नहीं बैठना, बस सही है, आप डेस्क के नीचे नहीं चले जाइएगा। बस सही है नबील भाई। मेरे को जगह नहीं दे रहे ना सर ये। वैसे भी तुम जवाब तो देते ही नहीं हो, तो क्या करोगे? तुम पीछे ही बैठे रहो। आपको तो वैसे रिकॉर्डिंग में देखना होगा। अच्छा जी, अब ज़रा यहाँ पे अपना फोकस करें। सबसे पहले भाई मैं आपको ज़रा फंक्शन बता दूँ कि फंक्शन क्या करते हैं। मैं सिंपल एक जावास्क्रिप्ट फाइल बनाता हूँ, और भाई मेरे पास अगर एक वेरिएबल है लेट यूज़र इज इक्वल्स टू, क्या बल्कि यूज़र को छोड़ें। सबसे पहले मैं आता हूँ एक फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पे कॉन्स्ट डिस्प्ले नेम इज इक्वल्स टू, ये सिंपल एरो फंक्शन है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई कंसोल करवा दो माई नेम इज़ अली, सही है। नाम कंसोल हो जाएगा, ये कॉल करूँगा फंक्शन में, हो जाएगा। लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि जो अली है ना भाई, ये यहाँ नहीं, कहीं बाहर पड़ा हुआ है, ये कहीं बाहर यहाँ रखा हुआ है। लेट फॉर एग्जाम्पल लेट यूज़र इज इक्वल्स टू, ये कहीं किसी बाहर किसी वेरिएबल के अंदर रखा हुआ है। यूजर को भेज देंगे ना। अब अगर मैं इसको अंदर कॉल करना चाह रहा हूँ, देखिए वैसे तो डायरेक्टली भी हो जाएगा। आप बोलेंगे भाई बिल्कुल ऐसे डायरेक्टली भी हो जाएगा, मैं यहाँ डायरेक्ट अगर अली लिख दूँ, बल्कि एक काम करता हूँ मैं टेम्पलेट स्ट्रिंग यूज़ कर लेता हूँ, मुझे स्ट्रिंग के साथ मिलाना है इसको, तो मैं यहाँ पे आके ये कर देता हूँ। पता है ये भी भूल गए। अब मैं यहाँ डायरेक्टली भी अली कॉल कर, सॉरी अली नहीं, यूज़र कॉल कर सकता हूँ। लेकिन अच्छा तरीका क्या होता है कि आप पैरामीटर और आर्गुमेंट्स का यूज़ करो। अब अगर मुझे इस अली को यहाँ यूज़र को अंदर मुझे यूज़ करना है, तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले तो फंक्शन कॉल करूँगा यहाँ पे मैं। अब मैं इसको एज अ कहाँ भेजूँगा? आर्गुमेंट में भेजूँगा। अब जब भी कोई भी चीज़ फंक्शन के आर्गुमेंट में जाती है वो कहाँ रिसीव होती है? पैरामीटर में रिसीव होती है भाई। अब उसको उठा के कहाँ रख दूंगा मैं? यहाँ रख दूंगा। तो ये काम होता है फंक्शंस में पैरामीटर और आर्गुमेंट का, कि फंक्शन से बाहर कोई चीज़ पड़ी है उसको अगर आप फंक्शन के अंदर लेके आना चाह रहे हो, तो क्या आप क्या यूज़ करते हो? पैरामीटर और आर्गुमेंट। इतना लंबा हो गया, डायरेक्ट भी तो हो सकता था ये। डायरेक्ट हो सकता था, मैं आपको बता रहा हूँ पैरामीटर आर्गुमेंट का क्या काम होता है, मैं ये बता रहा हूँ। डायरेक्टली भी हो सकता था, लेकिन पैरामीटर आर्गुमेंट का काम ये होता है कि फंक्शन के बाहर किसी चीज़ को फंक्शन के अंदर अगर एक्सेस आपने करना है, तो आप इसलिए यूज़ कर दो पैरामीटर आर्गुमेंट। जावास्क्रिप्ट में ये काम होता है।
अब भाई रिएक्ट में कैसे होता है काम? भाई रिएक्ट में सबसे पहले मैंने क्या करा, एक फाइल बनाई यहाँ पे props.jsx के नाम से। अच्छा अब मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ी एडवांस चीज़ कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ गए अपने रिएक्ट के अंदर। मैं तो बढ़ चुका हूँ आगे, आप लोग का नहीं पता, मैं आगे बढ़ चुका हूँ थोड़ा सा। तो अब अभी तक हम क्या करते थे कि हम पूरा लिखते थे बैठे इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, फिर हम पूरा कंपोनेंट बनाते थे, उसको एक्सपोर्ट भी करते थे। अब भाई ये वाले काम हम नहीं करेंगे, अब हम करेंगे ऑटोमेटिक काम। कैसे? सबसे पहले आपने आना है भाई एक्सटेंशंस के अंदर, आपको एक्सटेंशन बता रहा हूँ, ये इंस्टॉल कर लेगा। आप सिंपल यहाँ पे आके लिखें रिएक्ट, ये एक एक्सटेंशन आपको देगी ES7, कहाँ गई, ES7 प्लस react/redux/react native snippets। इसको देख लें या कोई एक बंदा पिक्चर विक्चर ले ले इसी ग्रुप में, मुझे दे देना, मैं ग्रुप, बल्कि हाँ वीडियो में आ जाएगी तो देख लेना। सही है, जल्दी लो, फटाफट, टाइम नहीं है। ओ भाई इतनी देर तुम लिख लेते। सही है भाई, ये एक्सटेंशन आपने सिंपल इंस्टॉल कर लिया, कुछ नहीं है, आप इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा होगा, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल हुई भी है, तो आप यहाँ पे सिंपल इसको इंस्टॉल कर लिएगा। अब इस एक्सटेंशन के भाई बड़े कमाल है यहाँ पे रिएक्ट में, बहुत ज़्यादा आपका काम आसान कर देगी। सबसे पहले भाई मैं यहाँ पे आके कुछ कीज लिखता हूँ, RAFCE। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट, कि भाई रिएक्ट का एक एरो फंक्शन कंपोनेंट बनाओ और उसे एक्सपोर्ट भी करो। अब आप देखेंगे जैसे ही एंटर हिट करूंगा खुद ही इंपोर्ट भी हो गया, पूरा का पूरा कंपोनेंट भी बन के मेरे पास आ गया, एक्सपोर्ट भी हो गया। सही है भाई, अब ये एक्सपोर्ट तो हो गया, अब इसको इंपोर्ट करना है। भाई इंपोर्ट के लिए मुझे कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, खुद ही इंपोर्ट होगा। कैसे इंपोर्ट होगा? अरे भाई इस कंपोनेंट को इंपोर्ट करूंगा ना दिखाने के लिए कहीं पे। अब कैसे होगा भाई? फॉर्म में मुझे इसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है या ऐप के अंदर। आप क्या करें, कुछ नहीं करें, सिंपल जो है डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करवा रहे हैं आप इस पर डबल क्लिक करें, इसे कॉपी करें। कॉपी करना जरूरी है इसके लिए, लिखेंगे तो लिखने से नहीं होगा, कॉपी करना जरूरी है। कॉपी कर लिया आपने, Ctrl+C, आप सिंपल यहाँ पर आए, पहले इंपोर्ट करते तो ऊपर लिखते थे बैठ के, अब वो सब नहीं करना। आप सिंपल जहाँ आपने लगाना है उस जगह पर आए, ब्रैकेट ऑन करें, Ctrl+V करें। सही है, उसके बाद कंट्रोल दबा के स्पेस बार दबाएं, ये आपको सेशन में आ जाएगा खुद ही बन के, और बस इसको खुद ही क्लिक करेंगे तो खुद ही इंपोर्ट हो गया ऊपर से। अब आप हमारा मसला ही नहीं भाई किस फाइल से इंपोर्ट हो रहा है, पाथ क्या है क्या नहीं है, वो सब रिएक्ट खुद देखेगा। क्या किया मैंने भाई, कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया और कंट्रोल प्लस स्पेस बार, जो सजेशन आ रही है बस आप उस पर एंटर हिट कर दें। अब उसमें आपको देखने की जरूरत ही नहीं कि भाई क्या पाथ है, सही जगह से इंपोर्ट हो रहा है नहीं हो रहा, वो सब रिएक्ट करेगा। कंट्रोल स्पेस बार। सही है भाई, चेक करते हैं जरा, आ गया प्रॉप्स? सही है, तो भाई ये हमारा कंपोनेंट यहाँ पे हो गया इंपोर्ट। अब यहाँ पे फ्रैगमेंट नहीं देता लगा के, वो आपने खुद लगाना पड़ता है, कुछ भी कर लो भैया, सब रिएक्ट के आखिर में छोड़ दोगे। अच्छा मैं ना थोड़ा सा फोल्डर स्ट्रक्चर चेंज करता हूँ ताकि प्रॉप्स आपको समझ में आए, प्रॉप्स समझाने के लिए थोड़ा सा फोल्डर स्ट्रक्चर में चेंज करता हूँ यहाँ पे। अच्छा करता मैं कुछ यूँ हूँ कि यहाँ पे बनाता हूँ एक फोल्डर जिसका नाम मैं रखता हूँ प्रॉप्स। इसके अंदर बनाता हूँ कुछ कंपोनेंट, इसका नाम रखता हूँ कंपोनेंट A.jsx, एक और बनाता हूँ कंपोनेंट B.jsx, और एक और बनाता हूँ कंपोनेंट C.jsx। गौर समझिएगा, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये समझे कि बेसिक्स चलनी है रिएक्ट की सारी अभी तक, जितनी भी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ और आगे भी हम पढ़ेंगे। अभी सबसे पहले अब सारा जल्दी जल्दी यहाँ पे वो कर लेता हूँ, रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट विद एक्सपोर्ट। बी के अंदर भी आके नहीं कितना फास्ट हमारी डेवलपमेंट कितनी फास्ट हो जाएगी अब। सही है भाई, ये यहाँ पे सबके एक बॉयलर प्लेट कोड तैयार हो गया। अब मुझे यहाँ पे आगे इनको उठाना है, मुझे कंपोनेंट A दिखाना है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंपोनेंट A, मेरे पास सजेशन आ रही है, नहीं आई, देखिए कंट्रोल स्पेस करूँगा तब भी नहीं आएगी, मैं कर रहा हूँ प्रेस नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि मैंने टाइप किया है, कॉपी नहीं किया। आपको बताया था ना मैंने, कॉपी करना ज़रूरी है इसके लिए, क्योंकि वो एक्सटेंशन बनी इस तरीके से, इसकी कोडिंग इस तरीके से हुई है कि भाई पहले कॉपी करना है आपने। हालांकि देखिए सेम चीज़ लिखी है मैंने, जिस पूरा जो कंपोनेंट है वही नाम लिखा है मैंने उठा के,
कांगिया कंपोनेंट है, आपको दिखा दूँ मैं, ये देखें, लेकिन पर नहीं आ रहा सिलेक्शन में भी, कंट्रोल स्पेस पे भी नहीं आ रहा। मैं कंपोनेंट ए में आता हूँ, मैंने किया यहाँ पे इसको कॉपी, यहाँ आया, कंट्रोल वी, आ गया। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। कंपोनेंट हो गया यहाँ पे इनपुट। अब भाई यहाँ से अब थोड़ा सा गेम स्टार्ट होगा। इस कंपोनेंट ए के अंदर, अच्छा जरा गौर से देखें हायरार्की क्या बन रही है। सबसे पहले ऐप के अंदर कौन रेंडर हुआ हुआ है? प्रॉप्स, ठीक है। प्रॉप्स के अंदर कौन रेंडर हुआ हुआ है? कंपोनेंट ए, ठीक है। अब कंपोनेंट ए के अंदर मैं रेंडर करवा रहा हूं किसको? कंपोनेंट बी को। थोड़ा सा नेस्टेड काम करते हैं जरा। ठीक है, तो कंपोनेंट बी के अंदर सी कॉपी करें, यहां से बी के अंदर आ जाएं और बी के बजाय हटा के सही है भाई। कंपोनेंट सी क्या हुआ? कंपोनेंट, अब जरा दोबारा से एक दफा हटा के दिखा दूं मैं आपको। प्रॉप्स है, कंपोनेंट ए रेंडर हुआ है उसके अंदर, कंपोनेंट ए के अंदर बी रेंडर हुआ है, कंपोनेंट बी के अंदर सी रेंडर हुआ है। तो फाइनल आउटपुट आपको सी का दिख रहा होगा जो यहाँ पे आ रहा है, ऐसी है। अच्छा, अब ये काम करते हैं आपकी आसानी के लिए, मैं यहाँ पे एक हेडिंग भी डाल दूँ ताकि आपको पता लगता है कि भाई कौन सा कंपोनेंट रेंडर हुआ है इस वक्त। ठीक है, या डालूं नहीं डालूं बताएं आप लोग? डाल दूं? H1 सबसे पहले भाई आई एम कंपोनेंट ए फाइल, ताकि आपको डिनोट होता रहे भाई कौन सी किस फाइल में क्या चीज़ पड़ी हुई है। ठीक है भाई, मैं इसी को कॉपी करता हूँ लाइन को, यहाँ आ जाओ। अच्छा पहले तो प्रॉप से कहानी शुरू होगी। आई एम प्रॉप फाइल, सही है, प्रॉप्स फाइल कर दो। कंपोनेंट ए में आ जाओ, कंपोनेंट बी में आ जाओ, जरा देखते रहेगा हो क्या रहा है, क्योंकि ये वो चीज़ है जो कोई मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, ये बस फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ, एक ही दफ़ा में समझनी है ये। आई एम कंपोनेंट सी हो गया, ठीक है। बी के अंदर मैंने बी करना है इसको, और ए के अंदर ऑलरेडी ए है, सही है भाई। अब चेक करते हैं ज़रा। आई एम प्रॉप ए फाइल, पहले प्रॉप फाइल रेंडर हुई है, फिर आई एम कंपोनेंट ए फाइल। अच्छा एक दो दो क्यों आ रही है? ओके सही है, सही है। आई एम प्रॉप फाइल, पहले प्रॉप रेंडर हुआ है, फिर कंपोनेंट ए, फिर कंपोनेंट बी, फिर कंपोनेंट सी। अब कंपोनेंट सी के अंदर कंपोनेंट सी का टेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे, ऐसी है। अब एक टास्क है मेरे पास। टास्क क्या है भाई? भाई आपको पता है रिएक्ट में वेरिएबल्स के बजाय क्या यूज करते हैं हम? यूज स्टेट नहीं, स्टेट, हुक्स नहीं, स्टेट यूज करते हैं। वेरिएबल्स की जगह अगर कोई आपसे पूछे वेरिएबल्स का ऑल्टरनेट क्या है, यहाँ पे वेरिएबल्स का ऑल्टरनेट है स्टेट। अब फिर अगर आपसे बोले अच्छा भाई स्टेट कैसे बनाते हैं, तो फिर आप बोलोगे स्टेट बनाने के लिए मुझे एक हुक उठाना पड़ता है, इसका नाम होता है यूज स्टेट, उससे स्टेट बनती है। स्टेट काफी सारी है इसका मतलब। काफ़ी सारी नहीं है, स्टेट एक वेरिएबल का नाम है। अब वो वेरिएबल बनता कैसे, वो बनाने के लिए आपको हुक की ज़रूरत पड़ती है, इसका नाम होता है यूज स्टेट। तो आप डायरेक्ट यूज स्टेट नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे स्टेट। आप क्या बोलेंगे? स्टेट। अब उस स्टेट को बनाने के लिए मुझे एक हुक की मदद लेनी पड़ती है, इसका नाम है यूज स्टेट। सही है भाई। अच्छा तो इसका मतलब ज़रा है क्या, मेरे पास यहाँ प्रॉप्स वाली फाइल के अंदर एक वेरिएबल है, यानी कि स्टेट पड़ी हुई है। तो मैं यहाँ पे एक स्टेट बना लेता हूँ, यूज। अच्छा देखें यूज स्टेट अब मैं लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट ऊपर इंपोर्ट नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर टाइप करूंगा आगे, बस डायरेक्ट उठेगा ऊपर से। अब ये एक्सटेंशन कमाल है सारे यहाँ पे, क्या आप बस लिखेंगे चीज़ें इंटेलिजेंस की वजह से। एक्सटेंशन जो करिए उसकी इंटेलिजेंस है यहाँ पे। अब यूज स्टेट आप पता है क्या रिटर्न करता है? एक एरे देता है भाई आपको। फर्स्ट पैरामीटर में क्या मिलता है? स्टेट का वेरिएबल, और सेकंड में स्टेट अपडेटिंग फंक्शन, फंक्शन नहीं स्टेट अपडेटिंग फंक्शन, उसको कोई नाम देना है मुझे। जैसे मैं अभी नाम देता हूँ, फॉर एग्जांपल हेडिंग कर देता हूँ या टाइटल कर देता हूँ, टाइटल। फंक्शन क्या बनाऊँ उसका? सेट टाइटल, ठीक है। और
इनिशियली मैं यहाँ पे टाइटल को हमें कोई देना पड़ेगा ना, टाइटल मैं कोई स्ट्रिंग दे रहा हूँ यहाँ पे टाइटल, ठीक है। जैसे मैं यहाँ टाइटल दूँ फॉर एग्जांपल भाई माई, या माई छोड़ो, लर्निंग प्रॉप्स, सही है। अब ये चीज़ क्या कहलाती है, इनिशियल स्टेट। अब यहाँ जो पास होता है वो कहाँ जा रहा होगा भाई, यहाँ जा रहा होगा। अच्छा आप बोलेंगे भाई क्या सबूत इस बात का, जा रहा नहीं जा रहा, आप कंसोल करवा लें इसको, इस टाइटल में क्या पड़ा हुआ है। कंसोल भी करा सकते हैं और यहाँ पे दिखा भी सकते हैं, ऐसी है। आ गया लर्निंग प्रॉप्स। और एक और तरीका क्या है भाई इसका, कहाँ भी दिखा सकता है ना? यहाँ पे अगर मैं चाह रहा हूँ कि दिखाऊं, सर वो ब्रैकेट के अंदर डालिए टाइटल। ठीक है। अब मुझे यहाँ दिखाना है कैसे, टाइटल लिख दूँ आगे बस। मुझे यहाँ पे यूज़ क्या करनी पड़ रही है, जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी है। और आपको पता है JSX के अंदर जब भी जावास्क्रिप्ट लगाते हैं तो क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लगाते हैं टाइटल। सेव करा मैंने, आई एम प्रॉप्स फाइल लर्निंग प्रॉप्स, सही है भाई, इतनी बात समझ में आ रही है। अच्छा भाई ये तो मतलब इसमें कोई मुश्किल चीज़ थी नहीं, सारी चीज़ हम पढ़ चुके हैं, ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा जी, अब ये मैंने स्टेट को डिक्लेयर कहाँ किया, प्रॉप्स वाली फाइल में, props.js के अंदर, सही है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं भाई इस प्रॉप्स वाली फाइल को यूज़ करना चाह रहा हूँ, कंपोनेंट ए के अंदर यूज़ करना चाह रहा हूँ। आप बोलेंगे सर इसको यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पेस्ट करें, दोबारा स्टेट बनाएं और पास कर दें, काम हो जाएगा उससे भाई, हो तो जाएगा उससे काम। यानी अगर मैं ये पूरी चीज़ जैसे यहाँ डिक्लेयर किया मैंने, सारा मैं कॉपी करूँ, यहाँ भी पूरा पेस्ट करूँ, काम तो हो जाएगा। लेकिन ये कोड डुप्लीकेशन होगा ना बिला वजह, मतलब एक ही काम अगर मुझे करवाना है तो बार बार क्यों लिखूँ इसके लिए मैं। तो अब देखें, अब यहाँ पे अगर मैं इस स्टेट को, जरा समझिएगा बात, अगर मैं इस स्टेट, असल मेरी जो कहानी पड़ी हुई कहाँ पड़ी हुई, टाइटल वेरिएबल के अंदर पड़ी हुई, टाइटल स्टेट वेरिएबल के अंदर पड़ी है। अगर मैं इस स्टेट वेरिएबल को किसी तरह से, हमें नहीं पता वो किस तरह होगा, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है भाई कि अगर मैं इस स्टेट वेरिएबल को किसी तरीके से इस फाइल में लेके आ जाऊँ तो मेरा काम हो जाएगा। मतलब मैं चाह रहा हूँ जैसे यहाँ दिखाया है लर्निंग प्रॉप्स, यहाँ पे मैं कंपोनेंट ए के अंदर भी इस फाइल के आगे दिखाऊँ इस तरीके से, टाइटल ऐसा करके मैं यहाँ भी दिखाना चाह रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ये जब हमने स्टेट पढ़ी है इसको अपने पास लिख भी लिएगा। स्टेट होती है रिएक्ट में दो किस्म की, रिएक्ट में स्टेट कितनी होती है, 2 टाइप्स की। एक होती है प्राइवेट स्टेट्स, एक होती है ग्लोबल स्टेट्स। प्राइवेट स्टेट्स कौन सी होती है भाई, जो आप यूज स्टेट से बनाते हो, ये कौन सी कहलाती है, प्राइवेट स्टेट। क्यों, क्योंकि इस स्टेट को आप इसी कंपोनेंट के अंदर एक्सेस कर सकते हो, इसके बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, सही है। अनटिल अनलेस आप प्रॉप्स का यूज ना करो। अब ये क्या मैंने बात बोली है, प्रॉप्स उसको भी छोड़ दें, बस अभी आप ये याद रख लें कि यूज स्टेट से जो भी स्टेट बनती है वो क्या होती है, प्राइवेट स्टेट होती है। प्राइवेट स्टेट किसे कहते हैं, जो जिस कंपोनेंट के अंदर बनी है वहीं पे एक्सेसिबल होगी, उसके बाहर एक्सेस नहीं हो सकती। जैसे अगर मैं आप देखें यहाँ पे मैं टाइटल को मैंने यहाँ लिखा हुआ है, अभी कंपोनेंट ए के अंदर मैंने टाइटल को रेंडर करवा दिया। अगर मैं ज़रा कंट्रोलर सेव करूँ मुझे मिल जाएगा एरर। क्यों, क्या कह रहा है, टाइटल इज नॉट डिफाइंड। उसको पता ही नहीं है भाई कि टाइटल यहाँ पे है क्या, क्योंकि टाइटल सिर्फ और सिर्फ इसी फाइल में एक्सेस हो सकता है इस फाइल में बना है। लेकिन भाई मुझे तो भिजवाना है, ऐसी है। ज़रा जल्दी लिखो, पेन स्टॉप करें ज़रा। अभी ये प्राइवेट स्टेट पढ़ लें हम, ग्लोबल स्टेट कैसे करते हैं वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, जिसके लिए बनी है रिडक्स या कॉन्टेक्स्ट एपीआई, सही है। वहाँ जाके हम स्टेट को ग्लोबल करते हैं, ठीक है भाई। और ग्लोबल स्टेट होता है, सुन लें इसको, अभी बस समझने की ज़रूरत नहीं है, बस सुन लें। ग्लोबल स्टेट क्या होती है कि जिसको हर कोई एक्सेस कर सकता है। अब वो कैसे होती है, कैसे बनती है, क्या होती है, उसको भी छोड़ दें, वो भी आपका टॉपिक ही नहीं है। अभी आप ये याद रखें, यूज स्टेट जो स्टेट बनती है वो क्या होती है, प्राइवेट होती है। और प्राइवेट स्टेट किसे कहते हैं भाई, जो जिस कंपोनेंट में बनी है उसी कंपोनेंट में एक्सेसिबल होगी। यहाँ तो कोई सवाल। अब भाई लेकिन मुझे तो चाहिए, मैं चाह रहा हूँ कि जो टाइटल यहाँ पड़ा हुआ है, टाइटल के अंदर लर्निंग प्रॉप्स, मैं इसको यहाँ कंपोनेंट ए के अंदर भी लेके जाऊँ, सही है। तो अब आप मुझे बताएं क्या आप, अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, और अभी मैं क्या करना चाह रहा हूँ, एक कंपोनेंट से डेटा दूसरे कंपोनेंट में पास करना चाह रहा हूँ, ऐसी है। ये काम सिर्फ और सिर्फ जब पॉसिबल होगा जब उन दोनों कंपोनेंट के अंदर कोई डायरेक्ट रिलेशन होगा, जब उन दोनों कंपोनेंट में
कोई डायरेक्ट रिलेशन होगा। अब भाई डायरेक्ट रिलेशन किसे कहते हैं? डायरेक्ट रिलेशन इसे कहते हैं या तो डायरेक्ट रिलेशन का मतलब पेरेंट चाइल्ड, या तो जिस कंपोनेंट में आप पास करवाना चाह रहे हो या तो वो उसका चाइल्ड होना चाहिए या तो वो उसका पेरेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल भाई मैं प्रॉप्स में मेरी स्टेट पड़ी है, मैं क्या चाह रहा हूँ ए में जाए। अब ये प्रॉप्स की से कोई भी चीज़ ए में उस वक्त जाएगी जब ये प्रॉप्स और ए में कोई आपस में रिलेशन होगा। रिलेशन क्या होगा? या तो पेरेंट या तो चाइल्ड। अब देखें कंपोनेंट ए प्रॉप्स का क्या है, पहले बताया पेरेंट चाइल्ड क्या होता है। भाई ये जो ओ भाई प्रॉप्स है ये, इस प्रॉप्स के अंदर मैंने कंपोनेंट ए को रेंडर कराया हुआ है, तो दिखने में आप वैसे समझ में आ रहा है ये प्रॉप्स क्या होगा? पेरेंट चाइल्ड। पेरेंट कंपोनेंट हो गया, कंपोनेंट ए क्या हो गया? चाइल्ड हो गया। किसका चाइल्ड हो गया? प्रॉप्स कंपोनेंट का। जैसे अगर मैं बात करूं और ये प्रॉप्स खुद किसका चाइल्ड है? ऐप का। वेरी गुड, ऐप का चाइल्ड है ये। समझ आ गया पेरेंट चाइल्ड। तो अब आप बताएं अगर मैं प्रॉप से कोई चीज उठा के ए में डालना चाह रहा हूं तो प्रॉप्स और ए में कोई रिलेशन है आपस में? बिल्कुल है। आप बोलेंगे भाई प्रॉप्स पेरेंट है, कंपोनेंट ए चाइल्ड है। अगर मैं प्रॉप से कोई चीज उठा के सी में डालना चाह रहा हूं तो मैं कर सकता हूं क्या? नहीं, क्योंकि कोई रिलेशन ही नहीं है आपस में। सही है। अच्छा कर तो सकते हैं लेकिन अभी आपको ये आपको पता होना चाहिए कि भाई रिलेशन होना जरूरी है। ठीक है, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे समझ में आ जाएंगी चीज़ें, लेकिन अभी के लिए आपको भाई ये पता होना चाहिए भाई कोई ना कोई रिलेशन होना ज़रूरी है। तो अभी के लिए जो मुझे लग रहा है कि भाई अगर मैं प्रॉप्स और से कोई चीज़ उठा के ए में भिजवाना चाह रहा हूँ तो रिलेशन तो है। अब रिलेशन भी दो किस्म के हैं, एक है पेरेंट, एक है चाइल्ड। अगर ये जुमला बहुत गौर से सुनिएगा, अगर आप पेरेंट कंपोनेंट से कोई डेटा चाइल्ड कंपोनेंट में भेजना चाह रहे हो, अगर आप पेरेंट कंपोनेंट से कोई डेटा चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर भेजना चाह रहे हो तो ये चीज़ पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स। अगर आप पेरेंट कंपोनेंट से कोई लिख लो इस चीज़ को, एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट नहीं, मैंने इसलिए कहा पहले जुमला गौर से सुनो। अगर आप पेरेंट कंपोनेंट से कोई चाइल्ड कंपोनेंट में डेटा भेजना चाह रहे हो तो आप वो काम अचीव कर सकते हो प्रॉप्स के जरिए। इसका मतलब इसका पेरेंट से भाई सुनो पहले मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनो। अगर आप पेरेंट कंपोनेंट से कोई डेटा चाइल्ड कंपोनेंट में भेजना चाह रहे हो तो उसके लिए रिएक्ट ने भाई ऑफिशियल तरीका दिया है आपको, जो क्या है प्रॉप्स। वो कैसे होता है उसको हम देखेंगे, लेकिन अब इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाइल्ड से पेरेंट भेजना चाह रहे हो भाई रिएक्ट में इसके लिए कोई तरीका नहीं है, ये आप नहीं भेज सकते, नहीं भेज सकते। तो ऐप में नहीं करवाते हम यहाँ से प्रॉब्लम? कैसे? मतलब कंपोनेंट्स हम ऐप में भिजवाते हैं ना? कैसे नहीं भिजवाते? कंपोनेंट भिजवाते हो, यहाँ स्टेट की बात हो रही है। कंपोनेंट्स में भी जो है ऐप जैसे नैप बार उसका नाम भिजवाना होगा वहाँ से भिजवाते हैं। चाइल्ड टू पेरेंट नहीं भिजवा सकते। सही है। प्रॉप्स के जरिए आप पेरेंट टू चाइल्ड ही डेटा भिजवा सकते हो। इसे इसका कोई टॉपिक होता है पूरा, इसका नाम होता है पेरेंट टू चाइल्ड कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है कि पेरेंट से किसी चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर कोई चीज़ भिजवानी है तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? प्रॉप्स। ठीक है, और चाइल्ड टू पेरेंट में ये इस्तेमाल नहीं कर सकते, चाइल्ड टू पेरेंट के लिए नहीं कर सकते। प्रॉप्स बेसिकली प्रॉपर्टी कह सकते हो आप, कह लो प्रॉपर्टी कह लो, लेकिन प्रॉप बेसिकली ना रिएक्ट की अपनी एक समझ लें एक चीज़ है, एक फीचर कह लें रिएक्ट का, जिसके जरिए अच्छा क्या काम होता है इसका भाई प्रॉप्स का? पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में डेटा भेजने के लिए। ये जुमला याद रखिएगा, ये चाइल्ड टू पेरेंट नहीं हो सकता, ये हमेशा बस एक ही रूल है पेरेंट टू चाइल्ड। हाँ रिवर्स नहीं होता। बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी नबील भाई आपने, वेरी गुड, सही है भाई। तो अब भाई ये तो मैं समझ में आ गया हो जाता है। अब करना कैसे ये काम, करना कैसे भाई? मेरी स्टेट कहाँ पड़ी हुई है? यहाँ पड़ी हुई टाइटल में। अब मुझे इसको इस ए के अंदर भिजवाना है यहाँ पे। अब मैं पहला स्टेप क्या होना चाहिए मेरा? रिलेशन चेक करो। अगर आप प्रॉप्स के थ्रू करना चाहोगे तो भाई एक ही तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। एक ही तरीका वो क्या है कि भाई लाजमी जहाँ स्टेट पड़ी हुई है वो पेरेंट होना चाहिए, जहाँ भिजवाना चाह रहे हो वो
चाइल्ड होना चाहिए, और कोई तरीका नहीं है कि आप प्रॉप से अचीव, प्रॉप के अलावा अचीव कर लो। प्रॉप से अचीव आप जब भी कर पाओगे जब ये पेरेंट से चाइल्ड का रिलेशन होगा, बस। चाइल्ड टू पेरेंट भी अगर हो गया तो नहीं कर सकते। सही है। अच्छा जी, अब मेरी स्टेट ये पड़ी है, मुझे यूज़ कहाँ करनी है, यहाँ यूज़ करनी है। अब देखिए मैं भिजवा कैसे रहा हूँ। सबसे पहले जहाँ पे कंपोनेंट ए कॉल हुआ, यानी जहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट कॉल हुआ है, आप यहाँ पास करोगे एक एट्रीब्यूट। आप क्या पास करोगे यहाँ पे? अच्छा, एट्रीब्यूट जैसे जावास्क्रिप्ट में अगर आर्गुमेंट है वहाँ, यहाँ पे उसको प्रॉप कहते हैं। ऐसे ही HTML का ना जो एट्रीब्यूट, इसको आप एट्रीब्यूट कहते हो। जैसे इनपुट में प्लेस होल्डर का एट्रीब्यूट हो गया, आईडी का एट्रीब्यूट हो गया, टाइप का एट्रीब्यूट हो गया, वो सारी चीज़ें। अच्छा, वर्क यहाँ भी वो एट्रीब्यूट की तरह ही कर रही होती हैं, काम करने में कोई फर्क नहीं है। काम जो वो वहाँ कर रही है वो वहाँ यहाँ पे वही काम कर रही है, लेकिन बस बोलने का फर्क है। यहाँ पे उसको आप एट्रीब्यूट नहीं बोलोगे, यहाँ पे उसको आप क्या बोलोगे? प्रॉप्स, कि वो भी एक प्रॉप्स है। वो भी क्या है? एक प्रॉप्स है। लेकिन वो वाले प्रॉप नहीं जो मैंने बताया आपको, बस उनको नाम है उसका, बस यहाँ प्रॉप्स, बाकी काम वही एट्रीब्यूट वाला कर। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक एट्रीब्यूट पास करूँगा अपनी मर्जी का, जो आपका दिल चाहे। जैसे मुझे टाइटल भिजवाना है यहाँ पे, मैं यहाँ पे टाइटल ही नाम रख देता हूँ, TITLE। याद रहा ये टाइटल स्टेट नहीं है, तो चलो चेंज करता हूँ, आप वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। TITLE टाइटल प्रॉप, ये कर देता। सही है, मतलब आपका अपनी मर्जी है, कुछ भी आप नाम रखें यहाँ पे। ये क्या है? एट्रीब्यूट, जिसको मैं क्या बोलूँगा, क्या है? प्रॉप, लेकिन है एट्रीब्यूट ही है। अब इसकी दो चीज़ आपको पता है, एट्रीब्यूट की दो चीज़ें होती हैं। एक होती है उसकी की, और इक्वल टू के बाद उसकी वैल्यू आती है कोई, ऐसी है ना भाई। तो यहाँ भी एक की होगा इसकी, इक्वल टू, तब इक्वल टू किया मैंने प्रेस, अब यहाँ में मुझे कोई वैल्यू देनी पड़ेगी। अब वो वैल्यू के अंदर आप भिजवा दोगे क्या? ये टाइटल, इस तरीके से। अब ये आपकी स्टेट है, वो टाइटल। अब ये मैंने कंपोनेंट ए को भिजवा दिया, सही है। जैसे कि आर्गुमेंट, अब इसको आर्गुमेंट से आप जोड़ें, आर्गुमेंट से कनेक्ट करें। मैंने इसको आर्गुमेंट दिया, कंपोनेंट ए क्या है? कंपोनेंट, लेकिन बिहाइंड द सीन क्या है? फंक्शन है। और फंक्शन में क्या पास किया हुआ है मैंने? यहाँ इसको आप प्रॉप बोलेंगे, लेकिन वैसे अगर बिहाइंड द सीन देखेंगे तो क्या पास किया हुआ है? आर्गुमेंट। अब जैसे अगर आर्गुमेंट पास किया तो आपको पता है आर्गुमेंट जब फंक्शन में पास होता है तो वो रिसीव भी होता है पैरामीटर में, तो भाई बिल्कुल ये भी रिसीव होगा पैरामीटर में। कैसे? आप कंपोनेंट ए के अंदर आ जाए, कंपोनेंट ए के अंदर ना यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी मिलती है, प्रॉप्स। सही है। अगर इसको कंसोल करें, इस प्रॉप्स में पड़ा हुआ क्या है, मैंने कंसोल करवाया इसको यहाँ पे। सही है। और मैं बाकी सारे कंसोल ऑफ कर देता हूँ, इसको मैंने यहाँ से ऑफ कर दिया। सही है भाई। ज़रा चेक करते हैं, मैंने किया यहाँ पे रिलोड। अच्छा, एक मुझे एरर आएगा टाइटल का, यहाँ पे हटा दो इसको भी। सॉरी, यहाँ से नहीं हटाओ, कंपोनेंट ए से हटा दो, वो इसको पता ही नहीं टाइटल क्या है यहाँ पे। सही है भाई। रिलोड किया मैंने, टाइटल में क्या पड़ा हुआ है? सॉरी, टाइटल कह रहा हूँ, मैंने कंसोल यूज करवाया प्रॉप्स को। सही है। स्क्रीन दिख रही है भाई? जूम कर दूँ? अब देखें यहाँ पे, इसको भी कर देता हूँ जूम। मुझे प्रॉप्स के अंदर एक ऑब्जेक्ट रिसीव हुआ है सबसे पहले तो, और जरा ऑब्जेक्ट को जरा गौर से देखिए क्या पड़ा हुआ है इसके अंदर। इसके अंदर जो मैंने वहाँ पे एट्रीब्यूट भिजवाया था, मुझे पूरा का पूरा वही उठ के मिल गया यहाँ पे की वैल्यू पेयर के अंदर। तो इस समय क्या बात समझ में आई? इस समय ये बात समझ में आई कि भाई प्रॉप्स में आपको जो रिसीव क्या होगा, वो रिसीव होगा जो आप फंक्शन, जो सॉरी जब कंपोनेंट कॉल कर रहे होगे वहाँ पे आप दूसरी भिजवाओगे एट्रीब्यूट के अंदर, वो आपको उस कंपोनेंट के अंदर रिसीव होगी प्रॉप्स के अंदर। बात समझ में आई है? दोबारा बता देता हूँ भाई। इस समय ये समझ में आया कि इस जो अच्छा ये भी याद रहे, ये सिर्फ जब कंपोनेंट कॉल होगा ना वहाँ पास कर सकते हो आप। कंपोनेंट के क्रिएशन टाइम पे नहीं कुछ पास होगा, जब कंपोनेंट कॉल होगा ना, कहीं कंपोनेंट कॉल किया हुआ है मैंने या रेंडर किया हुआ है, तो रेंडरिंग टाइम पे आप पास करते हो प्रॉप। और सेम वैसे ही काम कर रहा है ना जैसे वहाँ पे हम फंक्शन कॉल करते थे। बिल्कुल वैसी है, बिल्कुल ऐसी। यहाँ पे समझेंगे फंक्शन कॉल किया हुआ है, अब मैंने यहाँ पे जो भी आर्गुमेंट भिजवाया है, अब वो मुझे रिसीव कहाँ होगा? इसके पैरामीटर में, इसी पैरामीटर का वर्क कर रहा है। और पैरामीटर में कैसे रिसीव होगा? एक ऑब्जेक्ट की सूरत में आपको एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर वो सारी चीज़ें की वैल्यू पेयर में पड़ी होंगी जो आपने यहाँ पे भिजवाई है। अब इसको गेट कर सकता हूँ मैं टाइटल को? भाई कर सकता हूँ। देखें ये टाइटल डिफाइन कहाँ हुआ है? प्रॉप्स वाली फाइल में, props डॉट जेएस के अंदर डिफाइन हुआ है, यानी प्रॉप्स कंपोनेंट में डिफाइन हुआ है, लेकिन मैं कॉल कहाँ कर रहा हूँ? कंपोनेंट ए के अंदर। प्रॉप्स एक ऑब्जेक्ट है, तो डॉट करके आपको पता है ऑब्जेक्ट में हम करते हैं एक्सेस। आपके एरे ऑब्जेक्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए यहाँ पे। तो मैं प्रॉप्स डॉट करके निकाल लूँगा इसको। सिंगल
सिंगल पेरेंट और मल्टीपल बिल्कुल हो सकता है। यानी अगर मैं यहाँ पे प्रॉप्स के अंदर ए पास किया मैंने, मैं बी सी भी पास कर सकता हूँ यहाँ पे। नीचे पास कर देंगे। मल्टीपल चाइल्ड हो लेकिन है तो चाइल्ड ही ना। प्रॉप्स के लिए ज़रूरी है पेरेंट से चाइल्ड कम्युनिकेशन। अब वो चाइल्ड चाहे एक हो चाहे 1000 हो। बस याद रखने वाली बात क्या है, याद रखने वाली बात ये कि प्रॉप्स अगर आपने यूज़ करने तो पेरेंट से चाइल्ड होना ज़रूरी है, चाइल्ड से पेरेंट नहीं हो सकता। बस ये याद रखने वाली बात है। अब वो चाइल्ड चाहे 1 हो चाहे 10 हो, जितने भी हो सकता है। सही है भाई? अच्छा कंपोनेंट ए बी सी चाइल्ड बनाए हुए प्रॉप्स। नहीं नहीं, ए बी का बी सी सर ये अगर चाइल्ड ने आपने बनाया तो ये तो फिर प्रॉप्स और सारे सेम नहीं होंगे, पेरेंट्स नहीं हो जाएंगे ऐसे। अभी प्रॉप्स और कंपोनेंट ए में क्या रिलेशन है? पेरेंट चाइल्ड का प्रॉप्स पेरेंट है, कंपोनेंट है उसका चाइल्ड है। कंपोनेंट बनी चाइल्ड बनाए हुए प्रॉप्स के। ये चाइल्ड है ना, सर चाइल्ड। फाइल की चाइल्ड बन गए। देखो चाइल्ड का मकसद क्या है, यहाँ पे एक कंपोनेंट के अंदर दूसरा कंपोनेंट अंडरलाई करवा दिया मैंने अगर, तो जो इनर कंपोनेंट है ना जिसको रेंडर करवाया वो चाइल्ड कहलाएगा, और जिस में रेंडर कराया वो पेरेंट है। सर कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी तो आपस में पेरेंट एंड चाइल्ड हो गए। यार एक देखो हां देखिए कंफ्यूज नहीं हो, अभी आप यहाँ नहीं देखो। अगर मैं ए के अंदर चले आऊँ तो भाई फिर ए पेरेंट है बी चाइल्ड है। हम पेरेंट चाइल्ड देखेंगे जिस फाइल में हम खड़े हैं, हम पेरेंट चाइल्ड देंगे जिस फाइल के अंदर खड़े हुए या जिस फाइल के अंदर आपकी स्टेट है वहाँ से पेरेंट चाइल्ड देखा जाएगा। मेरी स्टेट किस फाइल में बनाई है मैंने अपनी स्टेट बनाई है प्रॉप्स के अंदर। फर्स्ट टाइम मैंने स्टेट को इनिशियलाइज कहाँ किया, यहाँ किया है। तो अगर मैं इस फाइल के लिहाज से देखूँ तो भाई जिस फाइल में मेरी स्टेट बनी है वो props.js की फाइल है, और इस फाइल के अंदर किसको रेंडर कराया मैंने, ए को रेंडर कराया है। अभी वो छोड़ दें कि ए के अंदर क्या क्या रेंडर हुआ है, वो एक अलग कहानी है। अभी हमारी स्टेट जिस फाइल के अंदर है हम वहाँ से देखेंगे, वहाँ से ये जो प्रॉप्स है इसके अंदर कंपोनेंट ए रेंडर हुआ है, तो कंपोनेंट ए उसूलन इसका चाइल्ड हो गया, और इसका कंपोनेंट ए का पेरेंट कौन है, अभी प्रॉप्स है। ये आप पेरेंट चाइल्ड वहाँ से देखेंगे जहाँ से आपकी स्टेट बनी है, जिस कंपोनेंट में आपने अपनी स्टेट को बनाया है। ये कंफ्यूज नहीं हो कि भाई ए भी तो फिर पेरेंट है बी का, वो तो है, लेकिन हमारा उससे कोई कंसर्न ही नहीं है। हमारा कंसर्न कहाँ है कि जहाँ स्टेट बनी हुई है जिस फाइल के अंदर, उस फाइल से देखो पेरेंट चाइल्ड। क्लियर हो गया आप दोनों का पॉइंट? सर एक मिनट, ये फाइल स्ट्रक्चर भाई स्ट्रक्चर सिंपल, ये ऐप है इसके साथ दूसरा ये है प्रॉप्स है। फाइलें बनती हैं। अच्छा यहाँ दिखाऊंगा, यहाँ से क्या समझ में आएगा? सर ये नीचे जिसमें आपने प्रॉप्स जो बनाया हुआ है, प्रॉप्स के 3 चाइल्ड बनाए हुए हैं बाकी। देखो ये फाइल है, ये कुछ पेरेंट चाइल्ड नहीं है, ये फाइल्स हैं, इनको आप सिर्फ फाइल्स बोलोगे। ये जो प्रॉप्स आपने बनाया हुआ है पूरा ये जो है भाई प्रॉप्स ये कहाँ बनाया हुआ है, ये बनाया हुआ है प्रॉप्स। कोड में बोल रहा था फाइल में नहीं। ये रहा। साइड जो पूरा बना है इसके अंदर 3 चाइल्ड्स हैं। ये कंपोनेंट ए बी सी। भाई ये पहली बात है, इसको तो नहीं देखो, ये फाइल्स हैं। एक बात तो पहले ये सुनो, ठीक है सर। ये फाइल्स हैं, ठीक है, ये इसके कंपोनेंट नहीं है, फाइल्स हैं आपके लिए। अब जरा प्रॉप्स के अंदर आ जाता है, ये रहा प्रॉप्स। अभी प्रॉप्स के अंदर इस प्रॉप्स कंपोनेंट में 2 चीज़ें रेंडर हुई हैं, एक h1 का टैग है, HTML सिंपल HTML का एलिमेंट है, और एक कंपोनेंट ए है, और कुछ रेंडर नहीं हुआ यहाँ पे। ये तो समझ आ गई है कि ये रेंडर हुआ जो इधर शिफ्टिंग हो रही फाइल्स की सब समझ। अब मैं ये पूछ रहा हूं ये प्रॉप्स जो बना हुआ है ये तीनों का पेरेंट बना हुआ है। तीनों का पेरेंट नहीं बना हुआ, ये कंपोनेंट ए का पेरेंट बना हुआ है। अच्छा जो देखो component आप से अंदर ऐसे नहीं parent देखो, बन जाता है। आप इनर हायरार्की नहीं देखो। समझ आ गया सर। सही है, समझ मुझे पता है आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो कि भाई ए तो बी है तो बी का भी पेरेंट हुआ, नहीं ये नहीं देखो। सही है, समझ में आ गया पॉइंट? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे आप? काफी देर में आया लेकिन समझ में आ गया। मुझे पूछा है। अच्छा सर ये स्टेट ही इसके अंदर हम पास करा सकते हैं और कुछ भी डेटा। अच्छा सवाल किया भाई इन्होंने, यहाँ पे कुछ भी पास करा सकते हो। अब कुछ भी से मतलब स्टेट भी हो सकती है, कोई फंक्शन भी हो सकता है। वही सीन है जो पैरामीटर आर्गुमेंट वाला सीन है फंक्शन में। वहाँ पे आप क्या करा सकते हो, कुछ भी पास करा सकते हो। आप कोई एरे भी करवा सकते हो, आप कोई वेरिएबल भी करा सकते हो, कोई फंक्शन भी करवा सकते हो। जैसे फंक्शन जावास्क्रिप्ट में था ना भाई, जावास्क्रिप्ट ही चलनी है यहाँ पे, आपकी जावास्क्रिप्ट ही चलेगी यहाँ पे सारी। सही है, तो वही सवाल पूछ रहे हैं, इनको जावास्क्रिप्ट में गड़बड़ है, जिसको सारे चीज़ें राइटर में उसमें हमने एरे वगैरह करा के नहीं देखा था ना, कराया तो करवा के नहीं देखा था। करवा सकते हो आप, बिल्कुल कुछ भी करवा सकते हो। हमने फंक्शन में नहीं सिर्फ हमने नॉर्मल वेरिएबल ही भेजा उसमें। वेरिएबल भेजा, लेकिन सब भेज सकते हो आप। भाई मैं एक एरे को एक इनिशियलाइज करवा दूँ एक वेरिएबल के अंदर, वो वेरिएबल को पास कर दूँ, बात तो वही है ना। तो खैर ये क्लियर हो गया। अब है रिसीव कैसे करें भाई। आपको पता है भाई यहाँ पे प्रॉप्स मेरी आपको चीज़ें मिल रही हैं। अब मेरे पास इसको करने के मल्टीपल तरीके हैं। क्या तरीके हैं? सबसे पहले तो भाई ये props डॉट तो टाइटल मैंने लिखा है यहाँ पे, मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे इस तरह उठा लूँ,
एक तरीका तो ये हो गया, इससे भी काम हो जाएगा, आपको दिखाता हूँ करके। ये लोड किया है मैंने, अब देखें ये कंपोनेंट ए वाली फाइल से आ रहा है, पास हो गया डेटा। हालांकि डेटा अब डिफाइन यहाँ नहीं है, डेटा कहाँ डिफाइन है, यहाँ डिफाइन है, लेकिन पास कहाँ कर रहा हूँ मैं, एक इनर कंपोनेंट पास कर रहा हूँ मैं। अब इसके मल्टीपल तरीके हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं रिएक्ट में, आपको जो सूटेबल लगे आप वो करें। एक तरीका तो ये है, सही है। दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तरीका ये, आपको पता है भाई प्रॉप्स में क्या मिल रहा है, आपको एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, आप क्या कर रहे हैं भाई, या तो इसको यहाँ पे प्रॉप्स टाइटल डॉट प्रॉप्स करके या इसको डाल लें वेरिएबल के अंदर, से लेट माई न्यू टाइटल इज इक्वल्स टू, और इसको यहाँ पे उठा के पास कर दें, सही है। अच्छा, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई सर ने कहा था वेरिएबल तो यहाँ चलते ही नहीं है। भाई मैंने ये नहीं कहा, वेरिएबल चलते हैं बिल्कुल यहाँ पे, इस वेरिएबल को अपडेट नहीं कर सकते अब, इसके लिए आपको स्टेट चाहिए। वेरिएबल चलते हैं, बिल्कुल चलते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे पास किया, मुझे अब अपडेट नहीं करना, मुझे दिखाना है इसको सिर्फ, क्योंकि इसको अपडेट कौन करेगा, मैं नहीं करूँगा, मेरा प्रॉप करेगा, प्रॉप करेगा वहाँ से। और आपको पता है प्रॉप में क्या पास हो रहा है, स्टेट पास हो रही है, और स्टेट तो अपडेट कर देती है। इट मेक सेंस, सही है। तो एक तरीका ये हो गया। भाई आपको ईवेज अच्छा नहीं लग रहा तो आप क्या करें, आप डी स्ट्रक्चर कर लें। आपको पता है भाई प्रॉप से क्या निकल रहा है, एक ऑब्जेक्ट निकल रहा है, प्रॉप्स यहाँ से आप क्या करें, डी स्ट्रक्चर कर लें, और क्या की आ रही है आपके पास, ये की आ रही है इस तरीके से, और इसको डायरेक्ट ऐसे दिखा दें यहाँ पे। सिंपल जावास्क्रिप्ट का कुछ नहीं है यहाँ पे, रिएक्ट वेक्ट नहीं है, जावास्क्रिप्ट की चीज़ है सारी। ये मल्टीपल तरीके हैं, आपको जो सूट करता है आप वो यूज़ करें, सब फेमस है। मैंने इसलिए पहले कहा कि जो आपको सूट करे, सब तरीके सही हैं, जो आपका दिल चाहे वो यूज़ करें, आपकी मर्जी है। मैंने इसलिए आपको सारे बता दिए। भाई मुझे पर्सनली अच्छा लगता है डी स्ट्रक्चर, क्योंकि लेटेस्ट है वो, सही है, लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपकी मर्जी है, आप जो दिल चाहे यूज़ करें। ये हो गया प्रॉप्स। अब डेटा कहाँ किस फाइल में आ चुका है, कंपोनेंट बी के अंदर आ चुका है। भाई मैं चाह रहा हूँ कि मैं सॉरी ए के अंदर आ चुका है, प्रॉप्स वाली फाइल से डेटा, टाइटल वाला डेटा कहाँ आ चुका है, ए में आ चुका है। भाई मैं चाह रहा हूँ कि मैं अब इस डेटा को दिखाना चाह रहा हूँ बी के अंदर, दिखा सकता हूँ अब मैं। अब सबसे पहले जब मैंने बात की ना, तो आपका दिमाग पहले जहाँ चाहिए, भाई ये काम सिर्फ और सिर्फ जब ही हो सकता है जब बी ए का क्या हो, चाइल्ड होना ज़रूरी है, तो मैं प्रॉप्स भिजवा सकता हूँ, सही है। तो भिजवा दूंगा, जैसे जैसे यहाँ ए में जाएगा ऐसे बी में भिजवा सकता हूँ। अब मैं आपसे एक और चीज़ कह रहा हूँ कि भाई मुझे बी में नहीं भिजवाना, मैं चाह रहा हूँ डेटा डायरेक्टली कहाँ जाए, ए से सी के अंदर, भिजवा सकता हूँ। आप बोलोगे सर ए और सी का डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट रिलेशन ज़रूर है। भाई कैसे, आप बोलोगे भाई इस ए के अंदर बी रेंडर हो रहा है, सी नहीं हो रहा, लेकिन बी के अंदर कौन हो रहा है, सी तो हो रहा है। यानी ऐसी बात है कि अगर मुझे नबील को कोई चीज़ देनी है, डायरेक्ट मेरा उनसे रिलेशन की बहुत दूर बैठा हुआ है, लेकिन मुझे ये पता है कि भाई नबील के करीब ये बैठा हुआ है या इसके करीब वो बैठा हुआ है, मैं इस रूट से वहाँ पहुँच सकता हूँ, पहुँच सकता हूँ मैं इस रूट से वहाँ पर। तो आप यहाँ से मतलब सी में अगर मैं आपसे बोलूँ भिजवा के दिखाएं, भिजवा सकते हैं, कैसे भिजवाएंगे, आप पहले ए से बी में भिजवाएंगे डेटा, फिर बी से सी में भिजवाएंगे, ऐसी है। मैं आपको भिजवा के दिखाता हूँ। भाई ये ए से बी में जैसे, अच्छा ए में आ गया डेटा, अब आप यहाँ भी कोई टाइटल रखें, जैसे मैंने यहाँ पे नाम रख दिया भाई अच्छा ये नाम जो है ना, क्योंकि कंपोनेंट के अंदर है तो इनका स्कोप भी इसी कंपोनेंट के अंदर है। आप चाहें आप पूरा जो वही टाइटल है उसी को पूरा उठा के कॉपी पेस्ट कर दें, कोई मसला नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे पूरा कॉपी, लेकिन यहाँ मैं क्या पास करूँगा, जिस नाम से मेरी स्टेट होगी। अभी यहाँ मेरी स्टेट किस नाम से, तो मुझे ये पास करना पड़ेगा यहाँ पे, सही है भाई। अब बी के अंदर आऊँगा तो यहाँ से भी प्रॉप्स रिसीव होंगे, मुझे यहाँ भी क्या कर सकता हूँ, डी स्ट्रक्चर कर सकता हूँ, कर सकता हूँ भाई। और डी स्ट्रक्चर के अंदर आपको वही की मिलती है जो आपने भिजवाई होती है। तो अब देखें मैंने बी के अंदर क्या भिजवाया, ये भिजवाया, तो मैं इसको ऐसे डी, समझ में आ रहा है भाई क्या कर रहा हूँ ये मैं, ये बेसिक्स है रिएक्ट की। बी में आ गया डेटा, अब सी में भिजवाना है डेटा, तो फिर वही काम करो,
प्रॉप से प्रॉप देखे कितने प्रॉप पास हो रहे हैं। इसको यहाँ भिजवाया, सी में रिसीव हो गया डेटा। अब सी के अंदर इसी से रिसीव उठाऊंगा इसको मैं। अच्छा एक और तरीका था, वो मैं बताना भूल गया आपको। एक और तरीका होता है भाई इसका। अभी मैं कैसे निकाल रहा हूँ, मैं प्रॉप्स को रीस्ट्रक्चर कर रहा हूँ। आप बोले यार मुझे प्रॉप्स बार बार लिखना अच्छा नहीं लग रहा। आप क्या कर सकते हैं, जैसे कंपोनेंट सी के अंदर जो जहाँ कंपोनेंट सी कॉल हुआ है, जैसे यहाँ पे मैंने जो की पास की है, मैं इस की से डायरेक्ट डेटा भी निकाल सकता हूँ। कैसे, मैं सी में आऊँगा, मैं यहाँ पे आके ऐसे एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और यहाँ पे डायरेक्टली वो की पास कर दूंगा। अब प्रॉप्स की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया और जो की का नाम है, अब यहाँ पे अपनी मर्जी नहीं है कि आप कुछ भी लिखते हैं, आप की का नाम देंगे। अच्छा जावास्क्रिप्ट की तरह किसी भी नाम से इसको रिसीव कर सकते हैं? नहीं, प्रॉप से रिसीव करना है। जिस नाम से आपने की डिफाइन किए आप उसी नाम से रिसीव करेंगे। वो पूछ रहे हैं प्रॉप्स। प्रॉप्स की बात कर रहे हो, प्रॉप्स में आप किसी भी नेम से कर सकते हैं, लेकिन अच्छा तरीका ये होता है कि जो नाम है प्रॉप्स की रखें। अच्छा तरीका ये होता है, वैसे आप किसी भी नेम से कर सकते हो, लेकिन जो ये तरीका है ना, ये इसमें आपको एग्जैक्ट वही चीज़ देनी पड़ेगी जो आपने एट्रीब्यूट दिया है या जो प्रॉप दिया है। अब मैं यहाँ पे आया, अब देखें सी तक, देखें मेरा रिस्पॉन्स पहुँचा या नहीं पहुँचा, कौन गया? चेक करते हैं। आ गया भाई सी तक, बी में नहीं आया, बी में पास नहीं किया मैंने क्या? अच्छा बी में पास नहीं किया, दिखाया नहीं है। सही है भाई। अब देखें आप रिएक्ट की ब्यूटी, स्टेट बनी हुई यहाँ पर है प्रॉप्स के अंदर, लेकिन उसको यूज़ कौन कर रहा है? सारे चाइल्ड कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स। अब ये जो मैंने काम किया है, इस प्रोसेस का नाम होता है प्रॉप्स ड्रिलिंग। आपने अक्सर सुना होगा या पता नहीं सुना, प्रॉप्स ड्रिलिंग। ड्रिल होता है ड्रिल मशीन, उससे थोड़ा सा इसको सिमिलरिटी। ये ड्रिल में क्या करते हैं आप, वो आप ड्रिल करते हैं तो वो एक लेयर्स अंदर जा रही होती है, ये भी उसी को थोड़ा सा उससे सिमिलरिटी दी है कि प्रॉप्स की ड्रिलिंग हो रही है। ऊपर पहले पास किए, फिर ऊपर से अंदर आ गए, फिर और चाइल्ड में आ गए, फिर और चाइल्ड में आ गए, तो एक ड्रिलिंग हो रही है प्रॉप्स की, तो इसका नाम है प्रॉप्स ड्रिलिंग। क्लियर है? कोई सवाल किसी का? ऑल गुड है? अच्छा हाँ बोलो। और दफा बता दें जो मेथड्स हैं, मतलब जो सिंटैक्स थे। सेंटेक्स यहाँ लिखे हुए हैं मैंने, या तो आप प्रॉप से रीस्ट्रक्चर कर सकते हो, या प्रॉप्स डॉट करके एक वेरिएबल बना के उसको पास कर सकते हो, या आप डायरेक्टली पूरा यही उठा के पास कर दो यहाँ पर। ठीक है, और एक और तरीका बताया सी के अंदर कि आप डायरेक्टली की से भी इंपोर्ट कर सकते हो, जो एग्जैक्ट की है डायरेक्ट उससे, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पे ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे ऑब्जेक्ट के। क्लियर है? कोई सवाल? तो भाई ये था प्रॉप ड्रिलिंग। आज मैंने एक रील देखी थी, वो एक एक्सटेंशन बता रहे थे कि उसमें जो है ना वो आप कोई भी लिखें कुछ भी बार के ऊपर तो वो पूरे कोड लिख के दे देती है। टैब 9 बहुत सारी हैं सर। बहुत सारी हैं एआई की एक्सटेंशन हैं कि आपको, लेकिन ये भाई एक्सटेंशन से दूर रहो। अभी आप अपना हर सारा काम खुद करने की आदत डालो। ठीक है, मैं तो ये भी आपको नहीं बताता अभी, लेकिन मुझे बड़ा मसला हो रहा था पूरा लिखने में, तो मैंने इसलिए आपको बता दिया कि भाई आप यूज़ कर लें अभी, लेकिन अभी कोशिश करें कि आप इन एक्सटेंशन से इतना अपने आप को बचा सकते हैं बचाएं, क्योंकि अभी आप लर्निंग फेज़ में। एक दफ़ा जब चीज़ें आपको लर्न हो जाती है ना, तो फिर ज़ाहिर है फिर कोई भी पूरा नहीं लिखता, सब ज़ाहिर है अपने डेवलपमेंट स्पीड फास्ट करने के लिए एक्सटेंशन ही पे जाता है। लेकिन अभी कोशिश करें आप हर चीज़ को खुद से लिखें, ताकि आपको पता हो कि अच्छा काम कौन सी चीज़ कहाँ से उठ रही है, कहाँ से इंपोर्ट हो रही है, कहाँ से एक्सपोर्ट हो रही है। क्लियर है? अच्छा जी, ये था हमारा प्रॉप ड्रिलिंग। अब एक और चीज़ जो हमें पढ़नी है आज, वो है हमारे पास एक और टॉपिक, कंडीशनल रेंडरिंग। भाई ये कंडीशनल रेंडरिंग क्या होती है? आपको नाम से ही जाहिर हो रहा होगा कि किसी कंडीशन के मुताबिक रेंडर करवाना चीज़ को। सही है? अच्छा भाई ये होता क्या है? ये होता कुछ इस तरीके से है। इसके लिए अलग फोल्डर बनाओ या इसी में बता दूँ? न्यू बना दो। कंपोनेंट के अंदर आके एक डिफरेंट फोल्डर बनाते हैं बिल्कुल, कंडीशनल रेंडरिंग। ठीक है भाई, एक फाइल बनाता हूँ यहाँ पे मैं, कंडीशनल रेंडरिंग डॉट JSX। ठीक है भाई, यहाँ पे ये फाइल तैयार हो गई मेरी। इसको मुझे दिखाना है, सिंपल कॉपी किया, app.js के अंदर पहुँच गया, प्रॉप्स को कमेंट कर दिया, और यहाँ पे ये कितना आसान हो गया हमारे लिए काम करना। अब मुझे परवाह ही नहीं कहाँ से क्या पाथ बना रहा है क्या नहीं बना रहा है, बस मैंने कर दिया, मुझे पता है सही होगा।
क्योंकि एक्सटेंशन चल रही है पीछे। सारी फाइल्स बंद कर दो भाई। अच्छा सेव नहीं किया इसको मैंने, सेव करो। और एक सेकेंड, कंडीशनल रेंडरिंग खोल लिया। ठीक है भाई, चेक करते हैं। सही है भाई, ये आ गया कंडीशनल रेंडरिंग यहाँ पे। अब कंडीशनल रेंडरिंग का भाई वही मतलब है, बहुत सिंपल चीज़ है, कोई मुश्किल नहीं कि आप किसी कंडीशन के मुताबिक अपने डेटा को रेंडर करवा रहे हो। फॉर एग्जांपल अच्छा मैं कुछ इस तरह करता हूँ यहाँ पे काम, कुछ सिनेरियो ऐसा बनाते हैं कि भाई मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक मुझे स्टेटस दिखाना है। स्टेटस से मुराद कि अगर यूज़र लॉगिन है तो लिखा हुआ है यूज़र लॉगिन, अगर वो लॉगिन नहीं है तो लिखा हुआ है नॉट लॉगिन। ये मुझे दिखाना है सिंपल, ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन में करना सर, ऑनलाइन ऑफलाइन। चलो ऑनलाइन ऑफलाइन कर देता हूँ, सही है। एक दो बटन बनाएंगे हम यहाँ पे, या एक काम करते हैं ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन बाय डिफ़ॉल्ट उसको ऑफलाइन रखवाएंगे तो ऑफलाइन शो हो रहा होगा। एक बटन बनाऊंगा जिस पे लिखा हुआ भाई कि प्रेस टू ऑनलाइन या क्लिक टू ऑनलाइन, इस तरीके से कुछ, उस पर क्लिक करेंगे तो फिर ऑनलाइन आ जाएगा। सही है, कैसे तो दिखाओगे कैसे ऑनलाइन ऑफलाइन? वो तो करवा दिया स्टेट चेंज, मैं कह रहा हूँ मुझे दिखाओगे कैसे ऑनलाइन और ऑफलाइन? मैं आपसे ही कह रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है, मैं यूज स्टेट से होगा, लेकिन सिर्फ यूज स्टेट से नहीं होगा भाई। मेरे पास दो हेडिंग है, एक है H1 ऑनलाइन, इसको यूँ कर देते हैं यूज़र, उसकी इनिशियल वैल्यू सर ऑनलाइन रखेंगे ना, तो उसको फिर ऑन चेंज पे चेंज करवा देंगे। यही मैं भी सर जिस तरीके से आपने अच्छा इस तरह, जब आपने पढ़ाया था, जब आप बता रहे थे बटन पे क्लिक करने के बाद चलो इस तरह नहीं करना है, ये हेडिंग है आपको ये दिखानी है पूरी पूरी। ये किस तरह दिखाओगे? यूज़र इज़ ऑफलाइन, वो सही है बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही जज किया, उससे भी हो जाएगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ मुझे ये पूरे हेडिंग्स दिखानी है। कैसे दिखाओगे H1 की हेडिंग्स? बटन में क्लिक कर, ये तो करवा देंगे, इसके अंदर स्टोर करवा देंगे। कैसे? यूज स्टेट से लाएंगे ना हम। चलो मुझे बताना ज़रा, ठीक है। कॉन्स्ट मैंने बनाई यहाँ पे, करना है क्या मुझे बताएं, कौन सी हेडिंग दिखानी है कहाँ पे? भाई मैं चाह रहा हूँ यूज़र इज़ ऑनलाइन और एक यूज़र इज़ ऑफलाइन, ठीक है। यहाँ पे एक बटन है, ठीक है, जिसका नाम है यहाँ पे, अच्छा बाय डिफ़ॉल्ट उसको हम ऑफलाइन रखवाएंगे, ऑनलाइन हो गया ये ऑनलाइन, सही है। या यूँ कर दो क्लिक टू ऑनलाइन, सही है भाई। कुछ इस तरीके से UI आया मेरे पास। अभी मेरे पास क्या हो रहा है, ऑनलाइन भी लिखा हुआ आ रहा है और ऑफलाइन भी लिखा हुआ आ रहा है। एक काम करो, चलो सही है, ऑफलाइन की स्पेलिंग शायद ये होती है, सही है, दोनों लिखे हुए आ रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ भाई पहली बात तो ये कि ऑफलाइन लिखा हुआ है, ऑनलाइन लिखा हुआ नहीं, क्योंकि यूज़र ऑफलाइन है, सही है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ तो ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन लिखा हुआ है, ये मैं चाह रहा हूँ। ये काम कैसे होगा? एक H1 हटा दें। नहीं हटाना नहीं है, रहेंगे दोनों H1 ही, हटाना कुछ भी नहीं है। तो ऑफ दोनों शो होंगे फिर तो। दोनों शो नहीं होंगे ना, यही तो है। ये तो क्वालिटी कोड पूरा रखा हुआ है, लेकिन उसको शो कराना है अपनी मर्जी से मुझे, एक हटाएंगे एलिमेंट पड़े हुए होंगे इधर ही, एलिमेंट इधर ही इसीलिए बता रहा था कि सुन लो पहले, इसीलिए बोल रहा था एलिमेंट होंगे तो, लेकिन शो नहीं हो रहा। शो नहीं होंगे। अब ज़रा आते हैं सवाल के ऊपर। नहीं अच्छी बात है, इसने अपना आइडिया दिया, आप लोग भी दिया करें आइडिया भाई, बुरा तो नहीं मानते ना। पता चला बाहर जाके लैपटॉप बाहर आके तुमने पकड़ लिया मुझे। हाँ लैपटॉप ले लिया भाई, लैपटॉप लेना मुझे, ले जाना उठा के, लैपटॉप नहीं लेना, लैपटॉप ऑफिस पहुंचा। मुझसे महंगा लैपटॉप है। सर ट्रैकिंग सिस्टम तो लगा होगा ना इसमें? फ़ायदा नहीं है, ऑफिस का लैपटॉप है, खुलेगा ही नहीं, कुछ भी कर लो। ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ है बेटा, जिसके पास भी हुआ ना अब कोई मसला नहीं, आईफोन का ऐसे सारे घर पे पहुंच जाएंगे। ऐसा सब टेंशन ले नहीं चला। बहुत खतरनाक है ऑफिस वाले भाई मेरे, घर पे पहुंच जाएंगे तुम्हारे, घर के बाहर ब्लैक व्यू खड़ी होगी तुम्हारे फिर। सही है भाई। अच्छा तो अब ज़रा स्टार्ट करते हैं भाई। काफ़ी हद तक सही, नाम क्या है आपका? तलहा ने काफ़ी हद तक भाई सही बताया। अब ज़रा सारा नहीं बताया, काफ़ी हद तक सही बताया। अब हम देखते हैं किस तरीके से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले भाई मेरे पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो इस बात का फैसला करे कि यूज़र ऑनलाइन है ऑफलाइन, सही है भाई। मैं बाय डिफ़ॉल्ट में रखता हूँ यूज़र, अच्छा मैं पहले स्टेट का नाम रखता हूँ। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, ये स्टेट भी का एक वेरिएबल है, तो यहाँ पे आपका नाम ऐसा होना चाहिए
कि आपकी स्टेट के नाम को पढ़ के ही समझ में आ रहा हो कि भाई ये क्या कर रही होगी। मैं यहाँ पे रखता हूँ इज यूजर ऑनलाइन, कि क्या यूजर ऑनलाइन है, ये नाम है मेरी स्टेट का। सेट इज यूजर, सही है। अब मुझे यूजर बाय डिफॉल्ट क्या ऑनलाइन दिखाना है, नहीं दिखाना, नहीं दिखाना, ऑफलाइन दिखाना है। तो मैं क्या रखूंगा इसको, फॉल्स, कि भाई यूजर ऑनलाइन नहीं है। और मैं इस बड़े क्लिक पे क्या कर दूंगा, उसको ऑनलाइन कर दूंगा। ऐसी है, ये वो चीज़ थी जो भाई ने बताई थी। सही है भाई, तो यही करते थे। ऑन क्लिक पे आता हूँ मैं। अच्छा, मैं कॉल बैक फंक्शन बना रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं अलग से फंक्शन बनाने का दिल नहीं चाह रहा मेरा, मैं इसी में काम कर देता हूँ। मुझे सिर्फ करना क्या है कि स्टेट तो चेंज करवानी है। सेट इस यूजर ऑनलाइन क्या कर दूंगा मैं, ट्रू। क्लिक पे यूजर की स्टेट को ट्रू कर दिया। अब यहाँ पे ट्रू जा रहा होगा, इसमें तो कोई मसला है नहीं। अब डायरेक्ट कैसे रखोगे, कॉल बैक बना के रखोगे। ऑन क्लिक पे पहले एक फंक्शन पास करना पड़ेगा ना आपको। मैं फंक्शन नहीं बना रहा, आप बना देना फंक्शन, आपको दिल चाहे। मेरा दिल नहीं चाह रहा बनाने का। कैसे डायरेक्ट कैसे रखोगे, क्योंकि फंक्शन तो बनाना पड़ेगा ना। ऑन क्लिक पे क्या कॉल कराओगे, फंक्शन ही कॉल कराते हो ना। मैंने अलग से फंक्शन नहीं बनाया, मैंने कॉल बैक बनाया, काम कर दिया। आप अलग से बनाना चाहो अलग से बना लो। अब सवाल ये कि भाई वो सही है, स्टेट ट्रू फॉल्स हो गई, लेकिन इस स्टेट के लिहाज से मैं ये हेडिंग कैसे दिखाऊं। इस प्रोसेस का नाम है कॉन्सेप्ट का नाम है कंडीशनल रेंडरिंग। रिएक्ट के अंदर किसी कंडीशन के तहत डेटा दिखाना। कोई आपसे सिंपल पूछा भाई कंडीशनल रेंडरिंग क्या होती है, आप बोलोगे किसी भी कंडीशन के तहत डेटा को दिखाना। अब जरा देखें मैं यहाँ पे काम कैसे कर रहा हूँ। मुझे ये जो दो हेडिंग है ना, इनको दिखाना है कंडीशनली। कैसे भाई, अब यहाँ पे आके पहले यूज़ करूँगा मैं जावास्क्रिप्ट, एक ब्रैकेट लगाऊंगा। अब यहाँ चलते हैं आपके टर्नरी ऑपरेटर्स, जो कि इफ एल्स के शॉर्टकट होता है। कैसे करते हैं भाई, अच्छा मुझे बताया वेरी फर्स्ट टाइम यूज़र इस यूज़र ऑनलाइन के अंदर ट्रू होगा या फॉल्स होगा। द वेरी फर्स्ट टाइम बिल्कुल फॉल्स होगा। सब एग्री करते हैं इस बात पे भाई, सब एग्री करते हैं इस बात पे। और आप मुझे बताएं अगर ये इस यूज़र ऑनलाइन फॉल्स है तो क्या दिखना चाहिए इन दोनों में से, यूज़र इज ऑफलाइन दिखना चाहिए। ऐसी है। तो अब जरा देखें मैं कंडीशन कैसे बता रहा हूँ। दोनों क्यों दिखेंगे भाई, एक दिखेगा ना, कोई एक दिखाना चाह, अभी तो दोनों दिखेंगे लेकिन मैं एक दिखाना चाह रहा हूँ। अब देखिए मैं कंडीशन कैसे बना रहा हूँ। मैं यहाँ कह रहा हूँ कि भाई इफ, ये होता है इफ टर्नरी के अंदर। इफ के लेफ्ट साइड पे आप दे दो कंडीशन, और उस कंडीशन के बाद जो रिस्पॉन्स होगा वो कहाँ आता है, राइट साइड पे। कैसे, मैं कह रहा हूँ भाई अगर इज यूजर ऑनलाइन फॉल्स है, बताया था जावास्क्रिप्ट में फॉल्स भी होता है इसका मतलब। अगर इज यूजर ऑनलाइन फॉल्स है, अभी कंडीशन हो गई एक। अब उस कंडीशन में करना क्या है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो करना क्या है। जैसे वहां हम लगा देते ब्रैकेट्स इफ जावास्क्रिप्ट के अंदर, और वहां ब्रैकेट्स के बाद यहाँ पे आप राइट साइड पे कोड करोगे। मैं कह रहा हूँ भाई अगर इज यूजर ऑनलाइन फॉल्स है तो मुझे ये दिखाना है। मैं कह रहा हूँ भाई ये दिखा दो। अब एल्स बनाने अगर ट्रू हो गया तो क्या करोगे, एल्स के लिए यहाँ पे लगते हैं कॉलन। एल्स अगर ट्रू हो गया तो क्या दिखा दो, तो ये दिखा दो। ये हो गया आपका इफ एल्स। इफ अगर कंडीशन आएगी अगर यूजर फॉल्स है तो भाई ये दिखाओ, वरना ये दिखा दो। अब देखें आप, अब एक वक्त में दो नहीं दिख सकते एक साथ। सर इसमें ये भी तो लगाया है, क्या कहना है इसको स्टार्ट में, ये फॉल्स है, जावास्क्रिप्ट में पढ़ाया था मैंने। अच्छा, फॉल्स है इसका मतलब, ठीक है। अब देखें यूजर ऑफलाइन है बाय डिफॉल्ट, तो क्या लिखा हुआ आ रहा है, मैं जैसे ही क्लिक करूंगा ऑनलाइन पे स्टेट ट्रू होगी। जब स्टेट ट्रू होगी तो यूजर का स्टेटस भी ऑनलाइन हो जाएगा। तो इसलिए कंडीशनली मुझे मेरा रेंडर होकर नया रिस्पॉन्स दिखेगा। दोबारा क्लिक करें। अभी दोबारा क्लिक पे कुछ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मैंने उसको बताया नहीं दोबारा क्लिक पे क्या करना है। अब अगर मुझे ये वाला काम करना है तो वो कैसे होगा, मतलब मैं जहाँ मैं चाह रहा हूँ भाई अब क्लिक तो ऑनलाइन पे करूँ तो ऑनलाइन हो जाए, दोबारा क्लिक करूँ ऑफलाइन, दोबारा क्लिक करूँ ऑनलाइन, दोबारा ऑफलाइन, एक टॉगल बन जाए। कैसे होगा बता चुका हूँ मैं ये काम आपको, रिएक्ट में नहीं जावास्क्रिप्ट में बताया था मैंने। जी बता चुका हूँ मैं ये। सर मैंने टॉगल से मैं करता हूँ, तो एक क्लास में 2 ऐड करवाते रहते हैं या टॉगल यूज करके। मौलवी साहब आप बोल रहे हैं थोड़ा
हो जाएगा, दिमाग लगाना पड़ेगा भाई। अभी देखे हो क्या रहा है, जरा सिनेरियो समझे। रिलोड करता हूँ दोबारा मैं। इनिशियली ऑफलाइन है यानी फॉल्स पड़ा हुआ है, फॉल्स पड़ा हुआ है तो भाई ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो इसलिए ऑफलाइन आ रहा है। मैं इस पे मैंने बोला भाई जैसे ही मैं करूँ इस पर क्लिक किया, स्टेट ट्रू हो गई, इसमें ट्रू आ गया, कंडीशन ये वाली नहीं ये वाली ट्रू हो गई। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं दोबारा इस पर जब क्लिक करूँ तो क्या हो जाए, दोबारा फॉल्स हो जाए यहाँ पे। अब मैं ज़ाहिर है दोबारा तो फॉल्स नहीं लिख सकता ना यहाँ पे आगे, लेकिन मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं बोलूँगा भाई जब भी दोबारा क्लिक करो तो ट्रू के बजाय जो भी इसमें पड़ा हुआ है ना इसका उल्टा कर देना। अब देखें ज़रा क्या हो रहा है यहाँ पे। रिलोड किया मैंने, ऑफलाइन है, क्लिक किया ऑनलाइन हो गया, दोबारा क्लिक किया ऑफलाइन, फिर ऑनलाइन, फिर ऑफलाइन, फिर ऑनलाइन। ये ऐसे हुआ कि मैंने उसको कंडीशन क्या दी, ट्रू फॉल्स नहीं दिया। ट्रू फॉल्स वाला मैंने हार्ड कोड दे दिया स्टैटिक कि भाई ट्रू हो जाओ या फॉल्स हो जाओ। अब मैंने क्या दिया, मैंने कहा भाई जो भी पहले कुछ पड़ा हुआ है इसके अंदर, अब वो चाहे ट्रू पड़ा हुआ चाहे फॉल्स पड़ा हो, तुमने वो उसका उल्टा होना है। अब अगर ट्रू होगा तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होगा तो ट्रू हो जाएगा। अब ऐसे ही साइकिल चलती रहेगी हर वक्त, एक टॉगल बन गया आपका। अब ये तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ऑनलाइन, इसको भी मैं करवा सकता हूँ ऐसे, नहीं करवा सकता। कैसे करवाऊंगा भाई, कंडीशनल रेंडरिंग। जब भी आपने किसी भी डेटा को किसी कंडीशन के तहत कुछ करवाना है, कुछ घुमाना फिराना है, तो वहाँ पे कंडीशनल रेंडरिंग आएगी। अब आप मुझे बताएं मैं कैसे इसको दिखाऊं। मैं अभी क्या हो रहा है कि ऑफलाइन ही मुझे ऑनलाइन शो, ऑनलाइन तो ऑनलाइन आ गया, लेकिन जैसे अब ऑनलाइन है तो मुझे ऑफलाइन शो होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन ऑनलाइन आ रहा है क्योंकि मैंने स्टैटिक दिया हुआ है। अब इसको मैं कर सकता हूँ ऐसे। आप सिंपल क्या करें भाई, यहाँ पे ही लगा दें टेम्पलेट लिटरल, वो टेम्पलेट लिटरल कह रहा हूँ, कंडीशनल रेंडरिंग। यही सेम कंडीशन उठा लें आप पूरी, बस फर्क क्या होगा बताओ भाई, फर्क क्या होगा। H1 नहीं होगा बस यहाँ पे आप सिंपल टैग्स दिखाएंगे। अगर भाई यूजर क्या है ऑफलाइन तो क्या दिखा दो, ऑफलाइन दिखा दो बटन के ऊपर, वरना क्या दिखा दो, ऑनलाइन दिखा दो। एरर आ गया माशाल्लाह से, ऑफलाइन इज नॉट डिफाइंड। ओके ओके, इसको तो नहीं पता ना ऑफलाइन क्या है। सही है, अच्छा उल्टा करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, तो इसको मैं हटा देता हूँ। नहीं बस सही है ना, कंडीशन घुमा दी मैंने। ऑनलाइन क्लिक टू ऑनलाइन, ऑफलाइन आ रहा है, क्लिक किया, अब ये ऑनलाइन तो ये ऑफलाइन, ऑफलाइन कर दो ऑफलाइन हो गया, ऑनलाइन कर दो, खेलते रहो इसका टॉगल बन गया आपका। ये पता है कहाँ यूज़ कर सकते हो आप, लाइट और डार्क मोड के लिए। आपने देखो अक्सर वेबसाइट पे लाइट डार्क मोड होता है, वो पीछे ही कहानी चल रही होती है, कुछ भी नहीं होता, स्टेट चेंज हो रही होती है, उसके हिसाब से पूरी सीरीज क्लासेस अपडेट हो रही होती है, तक 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 स्टेट चेंज हो रही होती है। सबसे रिएक्ट में तो बहुत ईजी है ये अचीव करना, लाइट और डार्क मोड कुछ नहीं है, बस एक स्टेट बनाओ और उसके हिसाब से कंडीशनल रेंडरिंग करवा दो, बस खत्म कहानी। कहीं भी लगा सकते हो इसको आप, कहीं भी लगा सकते हो। तो भाई क्लियर हुआ, आज हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, प्रॉप्स ड्रिलिंग पढ़ी है क्या होती है, और कंडीशनल रेंडरिंग पढ़ी है क्या होती है। अच्छा जी रुक जाओ भाई, कहाँ भाग रहे हो, अभी अभी रहती है चीज़ें जी, और भी हैं अभी। अच्छा टर्नरी में ना कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे मैंने क्या बनाया अभी यहाँ पे इफ़ और एल्स का केस बनाया है यहाँ पे। अब यहाँ पे हो सकता है सिर्फ, आपको पता है जावा स्क्रिप्ट में सिर्फ इफ़ भी होता था, अगर आप एल्स नहीं बनाना चाह रहे आप सिर्फ इफ़ भी रख सकते हो, तो यहाँ पे वो काम कैसे होगा भाई इफ़ के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे होगा। अच्छा मैं इसके थ्रू नहीं बता रहा, मैं वैसे जर्नल बता रहा हूँ, डायरेक्ट वही तो बताना चाह रहा हूँ। एक H1 रखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा यूज़र अभी भाई क्या है, ऑफलाइन है सिंपल, ठीक है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे H1 भी जो ऑफलाइन है, ये पूरा का पूरा H1 सिर्फ जब ही दिखे जब यूज़र ऑनलाइन हो। मेरी कंडीशन क्या है, ये H1 सिर्फ और सिर्फ जब दिखे जब यूज़र ऑनलाइन हो। आप मुझे बताएं यहाँ पे एल्स का केस बन रहा है कोई, सिर्फ एक ही केस है इफ़ का। इफ़ अगर आप जावा स्क्रिप्ट में इसको थोड़ा सोचें, अगर यूज़र ऑनलाइन है तो ये दिखा दो, वरना का कोई केस बनाया नहीं मैंने, तो इफ़ का केस हो गया सिर्फ। अब जावा स्क्रिप्ट में रिएक्ट में इफ़ का केस कैसे बनता है, सिर्फ इफ़ का केस कैसे बनता है भाई, इफ़ का केस ऐसे बनता है, मुझे पूरा H1 जिस चीज़ को मुझे यानी कि इसके ऊपर डेटा कंडीशन रेंडरिंग करवानी है, इस डेटा के ऊपर, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे सिंपल जावा स्क्रिप्ट के ब्रैकेट ऑन करें। आप बोलोगे भाई इस कंडीशन के तहत दिखाया ना मुझे, मैं बोलूँगा कि भाई यहाँ पे अब मैं क्वेश्चन मार्क नहीं लगाऊंगा यहाँ पे,
मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा अगर यूज़र ऑनलाइन ट्रू है तो बस ये दिखा दो। क्या दिखा दो? वो शायद मैंने कॉपी कर लिया, H1 कुछ भी दिखाया तो मैं फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन कर देता। सही है, बस। अब एल्स नहीं बनाया मैंने कोई यहाँ पे, बोलो। ये एंड के ऑपरेटर ये दो एंड के ऑपरेटर जावास्क्रिप्ट में होते थे, यहाँ पे ये यूज़ होते हैं अगर आपने सिर्फ इफ़ का केस बनाना है, अगर ये एल्स नहीं बनाना कोई। अब देखें इनिशियल बाय डिफॉल्ट यूज़र क्या होगा, तो और के लिए यूज होते हैं ना ये। वहाँ पे एंड के लिए यूज़ होते हैं और के लिए पाइप होता है। अच्छा हाँ। अभी बताएं इनिशियल यूज़र इसमें ट्रू होगा फॉल्स होगा? फॉल्स होगा वेरी फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम पे H1 आना चाहिए, कंडीशन के लिहाज से नहीं आना चाहिए। चेक करते हैं भाई, रिलोड किया मैंने, आ रहा है? नहीं आ रहा। मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो स्टेट ट्रू हो जाएगी और ये आ जाएगा। फॉल्स करी गायब, ट्रू आ गया, फॉल्स करी गायब। ये हो गया सिर्फ इफ का केस। अच्छा, हम जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो हम इफ एल्स भी तो लिख सकते हैं फिर इसके अंदर। आप इफ एल्स लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको पता है क्या करना पड़ेगा, आपको लंबी करनी पड़ेगी थोड़ी सी। आप जावास्क्रिप्ट में यहाँ पे आके पूरा इफ एल्स बनाओगे और उसको फिर मल्टीपल वेरिएबल में स्टोर कराओगे। ये हम नीचे हमने जावास्क्रिप्ट ही तो लिख रहे हैं। नहीं, यहाँ पे नहीं लिखोगे आप, यहाँ पे आप टर्नरी लगाओगे। यहाँ पे फर्स्ट लिख ही नहीं सकता। यार लिखते नहीं है वैसे, मैंने कभी लिख के चेक नहीं किया, लेकिन लिखते नहीं है लोग। करली ब्रैकेट अपने जावास्क्रिप्ट के लिए तो खोले हैं ना। खोले हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि JSX से तो रिएक्ट में क्या, रिएक्ट ही कहता है भाई आप यहाँ पे टर्नरी यूज़ करो, रिएक्ट ये कहता है। और अगर आपने इफ एल्स करने हैं भाई तो आप यहाँ पे आके पूरे इफ एल्स करो, उनको जो भी रिस्पॉन्स होगा उनको वेरिएबल में करवाओ स्टोर, और फिर उन वेरिएबल्स को यहाँ पे कंडीशनल रीड करवाओगे रेंडरिंग आप। तो जब इन दी एंड भी कंडीशनल रेंडरिंग ही करवानी है तो भाई डायरेक्टली ही करवा लो फिर। ये एंड किस चीज का भी ये सिर्फ इफ है, मैं भाई लिख देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे की जगह एंड ये सिर्फ अगर आप इफ का केस बना रही हो सिर्फ, तो आप एंड यूज़ करना। अगर आपको इफ एल्स बनाना यानी एल्स भी चाहिए तो फिर आप ये वाला सेंटेंस मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये वाला सेंटेंस यूज़ करोगे आप, और इफ एल्स। अच्छा, अब वहाँ पे भाई इफ एल्स इफ भी होता था, यहाँ पे भी होता है वो, लेकिन अभी मैं आपको नहीं चाह रहा कि बताऊँ, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है बहुत, तो वो सर पे तो जाएगा आपके। मैं करके दिखा दूँगा आपको यहाँ पे, नहीं सर हो गया। लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ती उसकी वजह से, हम नॉर्मली इफ एल्स से हमारा काम हो जाता है, ठीक है। और वो आपको बोलूँगा भी नहीं कि आप यूज़ करें। अगर आपने इफ एल्स ही चलाना है तो फिर आप इससे बेहतर है यहाँ पे कोड कर लेना जावास्क्रिप्ट का, यहाँ पे काम करना है। नॉर्मली आपको ज़रूरत ना इफ़ की पड़ती है या तो इफ एल्स की पड़ती है, लूप का यहाँ ज़रूरत ही नहीं पड़ती लगाने की। आप बताओ कहाँ लगाओगे लूप, कहाँ कोई सिनेरियो ऐसा बताओ मुझे। नहीं आएगा, क्योंकि लूप्स वाला जो भी काम है ना यहाँ पे वो करते हैं एरे के मेथड्स। लूप वाला जो भी मैं अभी आपसे नैप बार बनवाऊंगा एक, मतलब मैं खुद बना के दिखाऊंगा, तो आप देखिएगा वहाँ पे जो लूप का काम है ना वो सारा एरे के फंक्शंस कर रहे होंगे, यहाँ पे लूप नहीं चलता। तो जो फॉर लूप आपने पढ़ा है ना, बहुत ही मतलब कोई रेयर ही सिनेरियो आ गया तो आपने लगा लिया तो लगा लिया, लेकिन नॉर्मली नहीं चलता। कोई सवाल? ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा भाई। क्लास ऑफ करते हैं यहाँ पे हम। नेक्स्ट क्लास में हमें क्या करना है भाई ज़रा देख लेते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारा ये हो गया। नेक्स्ट क्लास सबसे पहले आपको एक डिज़ाइन बनाऊंगा मैं, एक बना के दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा रिएक्ट में काम होता है कैसे। एक पूरी एक आध सेक्शन बना के दिखा दूंगा आपको कार्ड्स का, ताकि आपको आइडिया हो जाए गो थ्रू। पहले ये थोड़ा सा आप यहाँ सीख लो किस तरीके से बनता है यहाँ पे, कोडिंग कैसे होती है, उसके बाद ई कॉमर्स पे जाएंगे। सही है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, फिर उसमें हम यूज़ इफेक्ट वगैरह देखेंगे, यूज़ इफेक्ट, यूज़ रेफ, मजीद और नए हुक्स वो देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारी बस एसिंग प्रोग्रामिंग आ जाएगी। बस रिएक्ट 50% हो गई आपकी समझ में। मैंने आपसे ही कहा था रिएक्ट में इतना पढ़ने का नहीं है कुछ, प्रैक्टिस बहुत है। अभी मैं एक प्रोजेक्ट बनवाऊंगा आपको खुद से ये वाला, फिर इसके बाद ई कॉमर्स वेबसाइट आप बना के दिखाएंगे मुझे फिर। सही है। मुझे बस मैं खुद से क्यों बनवा रहा हूँ, इसलिए बनवा रहा हूँ क्योंकि आपको दिखाना है कि रिएक्ट में बहुत डिफरेंट तरीके से काम होता है, बस इसलिए खुद से बनवा रहा हूँ मैं आपको।